सेकंड सेमेस्टर की आपकी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर केवल और केवल आपके लिए। इस सीरीज़ को हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आज यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान का है, इसके बाद आपका गणित का भी है। ठीक है, यानी कि दो सब्जेक्ट आज की इस क्लास में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। 2019 का भी ये पेपर आपका चल रहा है। इसके पिछले के जितने भी पेपर हैं वो ऑलरेडी आपको इसी चैनल पर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, सभी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा दिए। इससे आगे की क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे यहाँ पर मिस ना हो पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रत्येक आपके सेमेस्टर में रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। थर्ड प्रश्न पत्र आपका विज्ञान का, आपको पता होगा ये पेपर आपका 25 अंकों का होता है, जिसमें सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि पितरस, ठीक है, जो वाइल्ड जूस होता है वो कहाँ पर बनता है। ठीक, तो ये आपका अमाशा में बनता है या फिर गिरहणी में बनता है, फिर छोटी आंत में या फिर यकृत में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ बनता है, यकृत। ठीक है, यकृत को क्या बोलते हैं आपका, लिवर। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है, लिवर में। पित्तरस जो है वो यकृत में बनता है। ये क्षारीय तरल होता है। कैसा, क्षारीय। ठीक है, ये अमाशय में आई काइम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके क्षारीय काइल बनाता है, जिससे अग्न्याशयी रस के एंजाइम भोजन का पाचन कर सकें। और पित्त रस के कार्बनिक लवण जो है वह शाकाई मलसीकरण करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिससे बच्चा का पाचन सुगमता से हो जाता है। तो आपका जो वाइल्ड जूस है वो कहाँ बनता है, यकृत में। ठीक है, कहाँ बनता है, यकृत यानी कि लिवर में। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो सभी जितने भी नए छात्र छात्रा नए भाई बहन हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ सकें। दूसरा है प्रश्न संख्या 2, तृतीय श्रेणी का। ठीक है, कौन सा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे श्रोता के बारे में। यह कौन सा आपका, ये आपका दूसरे, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है जो श्रोता है। इसके अलावा आपका होता है एक नींबू निचोड़ने वाली मशीन। ठीक है, कौन सा होता है, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो भी आपका द्वितीय श्रेणी का उदाहरण होती है। इसके बाद कैंची की बात करें तो ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। कौन सा, प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में इसके अलावा आपका जो हैंडपम्प होता है, ठीक है, जो हैंडपम्प होता है वो भी आपका प्रथम श्रेणी का होता है। इसके अलावा जो प्लास होता है, ठीक है, प्लास, ये भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। इसके बाद बात करते हैं चिमटा के बारे में। तो चिमटा आपको पता ही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका तृतीय श्रेणी का उदाहरण। ठीक, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, चिमटा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिमटा कैसा होता है आपका, तृतीय श्रेणी का ये उदाहरण आपका होता है। ठीक, इसके अलावा किसान का हल आदि भी तृतीय श्रेणी के उदाहरण में आपके आ जाते हैं। पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है, आपको पता होगा। जो आपके पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा H2O, ठीक है, जल, ये सारी चीज़ें आपस में जो क्रिया करती हैं सूर्य की किरणों की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से, तो आपका क्या बनता है, एक तो ग्लूकोज बनता है और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। वहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, जब पौधे, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय कौन सी गैस बाहर निकलती है, आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, O2 गैस बाहर निकलती है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आप देख लीजिए जहाँ कहीं पर भी ऑक्सीजन लिखा हुआ हो वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन बी में, तो आप इसी पर टिक लगाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है, तभी आपका जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। बाकी हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो सभी भाई बहन वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रश्न संख्या 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, 4 आपका ये स्क्रीन पर आ चुका है, ये देख लीजिए 4, प्रश्न संख्या 4 आ चुका है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये सारा डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। बाकी यहाँ आगे बताया कि प्रकाश तत्व के समस्थानिक, यहाँ प्रकाश नहीं होगा, प्रत्येक होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सही कर लेना है। ठीक, यहाँ पर क्या कर लेना, आपको सही कर लेना है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रत्येक होगा, प्रत्येक तत्व होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका प्रत्येक। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक हो जाएगा प्रत्येक। ठीक, तो प्रत्येक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं ये आपको बताना होगा। तो समस्थानिक में क्या होता है, आपके जो परमाणु संख्या रहती है वो समान रहती है। ठीक है, इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो सभी में जो परमाणु संख्या रहती है
वो यहाँ पर समान रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन चेंज क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, जो द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है, भिन्न भिन्न रहती है सभी में समस्थानिकों में, लेकिन उनकी जो परमाणु संख्या रहती है ये कैसी रहेगी, ये एक समान रहेगी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नीचे आप देख भी लेंगे, यहाँ पर आगे बताया भी गया है। समस्थानिक आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बिल्कुल समान रहती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की वन होती तीनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु भार क्या होता है, इनका अलग अलग होता है। परमाणु भार को ही क्या बोलते हैं, आपका द्रव्यमान संख्या, ये भी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अलग अलग रहता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, सभी में अलग अलग रहती है। इसी कारण परमाणु संख्या तो समान रहेगी, लेकिन जो परमाणु भार होता है, जिसे आप द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं परमाणु भार को, यही आपका चेंज होता है। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान रहती है और द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न भिन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी अति लघु उत्तर प्रश्नों की सीरीज है ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, परीक्षाओं से पहले आपकी अच्छे तरीके से तैयारी करा दी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं यहाँ पर आप खुद इसमें देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं बार बार परीक्षाओं में, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। पीएनपी क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट करती है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ी संख्या में रिपीट होते हैं, तो इससे आपको ही फायदा होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगा कर जाएंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दी जाएंगे, जितनी भी प्रीवियस ईयर परीक्षा अब तक हो चुकी हैं डीएलएड की। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ साइंस का ये लास्ट वर्सन है, इसके बाद आपका गणित का, ठीक है, गणित का स्टार्ट हो जाएगा इसी में, तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और यहाँ पर 5वां प्रश्न है, ये चंद्रमा क्या है। ये चंद्रमा के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इससे पहले क्लासेस आपने देखा होगा कि चंद्रमा क्या है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि ये उस दिन भी पढ़ाया था, आज दिन भी पढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रत्येक बार परीक्षा में। तो अगर आप पढ़कर जाएंगे यहाँ से, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे आपने, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमा क्या देवता जी हैं, या फिर तारा है, या फिर उपग्रह है, या फिर ग्रह है, ठीक है। तो ये बताना आपको चंद्रमा क्या है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में बता दो, चंद्रमा क्या है, ये आपका पृथ्वी का एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और वो भी कैसा उपग्रह, ये प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा कैसा है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो भी किसका, पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का ये क्या है, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, ये चारों ओर चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगता है। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सौरमंडल का कैसा है, सबसे बड़ा 5वां प्राकृतिक उपग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आप यहाँ पर आ जाते हैं अपने मैथ के क्वेश्चंस पर, ठीक है। बढ़ाना अपने मैथ के सीरीज़ पर, और मैथ की सीरीज़ यहाँ से आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ये भी आपको पता ही होगा। ये 2019 के ये भी क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, इससे पहले 2017-16 के पेपर आपको ऑलरेडी करा दिए सॉल्व, तो तुरंत चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं स्क्रीन पर। और मैथ का आपका पेपर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पहला प्रश्न आपके से पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 1 है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, आपको बताना है, ठीक है। परिमेय संख्या जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, परिमेय संख्या, जैसे कि ये -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से, ठीक है। जितनी भी आपकी परिमेय संख्या उनके बारे में पूछा जा रहा है, -1 या -2, ठीक है, -3, ठीक है। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के रूप में आप जिन्हें लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपका 3/4 हो गया, या 10/8 हो गया, या 1/2 हो गया, ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पूछा क्या जा रहा है वो आपको यहाँ पर देखना है। दो असमान परिमेय संख्या, ठीक है, समान नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि दो असमान, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जिसके 3 हो गया, और दूसरी संख्या मान लीजिए आप की हो गई कोई भी 6 ले लीजिए आप, ठीक, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, समान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं, कितनी संख्या बन सकती है, एक संख्या बन सकती है, 10 बन सकती हैं, 2 बन सकती हैं। तो यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप इसका आंसर देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जिसके 3.1, ठीक है, 3 और 6 के बीच में होगा। 3.1 कहाँ होगा, 3 और 6 के बीच में होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ 4.2, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो 4.22,
ठीक है, ये भी 3 और 6 के बीच में होगा। इसके बाद आप लिखेंगे या इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 2, इस तरह से आप अनंत इन्फिनिट जो संख्या है वो बना सकते हैं। ऐसे में तो यहाँ पर दो आसमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होंगी वो ना तो 10 होंगी, ना 1 होगी, ना 2 होगी। आप जितनी संख्याएं चाहें इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, जिनकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। आप अनंत संख्याएं इस तरह से लिख सकते हैं। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती हैं? अनंत होती हैं। इसलिए इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसी तरह से बढ़ाएं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर आपको क्या बताना है देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, सही कथन के बारे में बताना है। एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। कोई भी एक संख्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। आपने योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, योगात्मक क्या होता है? आप इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ठीक है, जो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है ये बड़ा होता है किससे? अपने योगात्मक प्रतिलोम से, ये कहा गया। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर उल्टा हो रहा है चिन्ह, ठीक है, इस तरह से होगा आपका, इस तरह से ये बड़ा होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है ये बड़ा होता है किससे? अपने योगात्मक प्रतिलोम से। ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल राइट है, ये जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है। दूसरा आप देख लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई भी एक पूर्णांक ले लेंगे जिसकी मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ ले लेंगे ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक ले लेंगे पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से। अब इसका योगात्मक क्या होगा? ठीक है, इसका योगात्मक क्या होगा? आप जो भी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है उसमें माइनस से जब आप गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? वही इसका योगात्मक हो जाता है। तो इसमें आप माइनस से गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये कह रहे हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। इनके कहने का मतलब है कि ये जो -10 है ये बड़ा है किससे? इससे, ठीक है, 10 से, पॉजिटिव 10 से। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत बात है, आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा बड़ी संख्या कौन सी है? 10 आपकी बड़ी संख्या होगी, -10 कैसे होगी? छोटी होगी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आगे पूछ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं देख लीजिए, देख लेते हैं। यहाँ पर शून्य एक पूर्णांक नहीं है, जबकि यहाँ इनका कहना है कि शून्य पूर्णांक नहीं है, जबकि आपको पता है शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है? पूर्णांक है। शून्य क्या है? पूर्णांक है। ठीक, तो ये भी इनका गलत हो जाएगा, इनका कहना कि शून्य पूर्णांक नहीं है। इसके बाद इनका क्या कहना है देख लेते हैं। यहाँ कर इनका क्या कहना है ये देखेंगे अभी आगे, और ये क्या कह रहे हैं ये देखेंगे। ये कह रहे हैं कि -17, इनके कहना का है, इनका कहना है कि जो -17 है, ठीक है, ये बड़ा है किससे? -5 से। अब आपको पता होगा, वैसे आप सबको संख्या बड़ी देखने के लिए मिल रही होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा वो कह देंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात सही है। ठीक है, इनका कहना है -17 बड़ी, तो -17 कैसे बड़ी हो जाएगी? आपको पता होगा माइनस में जो संख्या जितनी ही ज़्यादा बड़ी होती है, मान लीजिए माइनस का 100 है, ठीक है, तो जो संख्या जितनी ही ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही ज़्यादा छोटी होती है। माइनस में जो संख्या जितनी ही ज़्यादा नंबर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। अब माइनस देख लीजिए, -17 है तो ये उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी, और -5 कम है तो ये संख्या बड़ी होगी। लेकिन इनका जो निशान लगा हुआ है ये देख लीजिए, इनका कहने का मतलब क्या है कि -17 बड़ा है, जबकि बड़ी संख्या कौन सी आपको पता होगा? -5 बड़ा है। बड़ी संख्या कौन सी? -5 बड़ी, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर केवल एक ही कथन, ऑप्शन ए जो है, केवल वही ऑप्शन सही है जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आप ऑप्शन ए यहाँ पर लगा देंगे फटाफट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट यहाँ पर बताएंगे कि 21 की अनुवर्ती, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2 है, इसकी अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती कौन सी होती है? आप इसमें प्लस से 1 कर देंगे तो ये अनुवर्ती संख्या होगी। 2 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, आप इसमें प्लस 1 करेंगे। इसी तरह से इनका कहना है कि 21 की अनुवर्ती, ठीक है, 21 की अनुवर्ती आप 21 में 1 जोड़ेंगे, इसकी अनुवर्ती हो गई। ठीक है, अनुवर्ती की अनुवर्ती, अब इसमें भी एक और जोड़ना है आपको। ठीक है, इस तरह से इसमें भी आपको एक और जोड़ देना है। तो यहाँ अनुवर्ती की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, 21 और 1 22 और 1 23। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे केवल ये बोलता कि 21 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 21 में आप केवल 1 ही जोड़ते, यहाँ तक बस 21 में 1 जोड़ देते, यही इसका अनुवर्ती संख्या हो जाती। तो 21 + 1 कितना हो जाता? 22 हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा कि अनुवर्ती, फिर दोबारा से अनुवर्ती लगा दिया, तो इसमें एक और जोड़
जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये देख लीजिए सेम टू सेम यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर करके बताई है कि 21 की अनुवर्ती संख्या होगी 21 + 1 22 हो गई। अब इन्होंने अनुवर्ती ये अनुवर्ती निकले, अब इसकी भी अनुवर्ती इन्होंने कहा है तो 22 की अनुवर्ती भी आप निकाल देंगे 22 + 1 23, तो यही इन्होंने राइट आंसर कर दिया। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट इसे देख लेंगे। इनका कहना क्या देखेंगे, निपटेंगे इनसे। फिलहाल आप बने रहिएगा क्लास में एंड तक ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होगी उसके बाद आती लघु जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको इसी चैनल पर तुरंत सॉल्व करवाए जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, तब तक आइए इन वाले क्वेश्चन से निपटिए, उसके बाद हम पीछे से आएंगे उनको भी आप निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या पूछ रहा है बताएंगे आप। इनका क्या कहना है देखेंगे। इनका कहना है कि आयताकार मैदान बना लेते हैं। यहाँ पर आयताकार मैदान, ये उनका आयताकार मैदान, चलिए ठीक है आयताकार मैदान हो गया। का क्षेत्रफल, ठीक है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है 0.5 दिया है इन्होंने, कितना दिया 0.5। लेकिन ये देख लीजिए क्या कौन सी वाला दे दी इन्होंने, ये दे दिया हेक्टेयर में। ठीक है, अब आप कहेंगे ये हेक्टेयर क्या है, ठीक है 0.5 हेक्टेयर दे दिया इन्होंने। तो आप पहले से आप इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, अभी बता देंगे कैसे होगा मीटर में चेंज। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 सेंटीमीटर है, इन्होंने कह दिया एक भुजा 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई भी एक भुजा आप ले लीजिए, चाहे आप लंबाई ले सकते हैं या फिर चौड़ाई, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, चाहे आप लंबाई में 125 लिख दें चाहे चौड़ाई में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। तो यहाँ पर क्या है, भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप याद कीजिए। ठीक है, इन्होंने दूसरी भुजा की माप पूछे, मान लेंगे दूसरी भुजा क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है यहाँ पर। तो इन्होंने जी ये देख लीजिए जो यहाँ पर क्षेत्रफल इन्होंने 0.5 हेक्टेयर में दे दिया। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पता होगा 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताइए 0.5 यानी कि 1 का आधा है, 1 का ये जो 0.5 है ये किसका आधा है, ये 1 का आधा है, तो आप इसका भी आधा ले लेंगे। अगर आप इसका आधा ना लें तो डायरेक्टली आप इस 0.5 को क्या करेंगे 10,000 में आप गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इस 0.5 को डायरेक्टली 10,000 में गुणा कर दीजिए तो आपका ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में, मीटर में, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए जो आंसर है वो सारे के सारे मीटर में दिए हुए हैं, तो आपको भी आंसर मीटर में ही चाहिए। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे आप पॉइंट हटाएंगे इधर तो नीचे 1 0 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 × 1000 कितना हो गया 5,000 हो गया, टोटल कितना हो गया। तो क्षेत्रफल कितना है दिया हुआ, बस अब आपको इसी में देख लेना 5,000 है क्षेत्रफल कितना है दिया हुआ, 0.5 की जगह आप रख देंगे 5,000। ठीक है, 5,000 है क्षेत्रफल कितना है दिया हुआ, 5,000 है क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना है 5,000, बस आपको ये ध्यान रखना है क्षेत्रफल कितना है दिया हुआ 5,000 है क्षेत्रफल दिया हुआ। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है आयताकार का जो क्षेत्र आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वही होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ कितना है दिया हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था ध्यान रखना 5,000 है दिया हुआ, बराबर लंबाई 125, एक भुजा 125 है, दूसरी भुजा हमें फाइंड करना है, एक्स मान लेंगे इसे। ठीक है, अब 125 को आप इस साइड में लेकर आएंगे तो 5,000 बटे 125 लिख देंगे आप। ठीक है, 5,000 बटे 125 इस तरह से लिख देंगे, और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसे आप काट पीट कर देख लीजिए, देख लेंगे आप इस तरह से, जिसकी 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट बड़ी संख्या से हम काट रहे हैं ताकि आसान हो जाए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल। तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी, ठीक है 25 दूनी कितना हुआ 50 आपका। ठीक है, 25 दूनी कितना हुआ 50 हो गया ये आपका। तो ऊपर आपका कितना बचा, ठीक है नीचे तो आपका बचा 5। ठीक है, हर में कितना आया 5 बचा ये नीचे, और बराबर इधर एक्स है ही, नीचे आपका 5 है, ऊपर कितना बचा 25 दूनी 50, तो 2 और डबल 0। ठीक है, 2 डबल 0 यानी कि 200 बटे 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे कितना होगा, सॉरी देखो सॉरी यहाँ पर कितना हुआ 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ कितना आया 40, तो यहाँ कितना बचा 40, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40, 40 आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो देख लेंगे 40 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है 40, कहाँ पर ऑप्शन सी में आपका 40 दिया हुआ है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा की जो माप होगी वो कितनी होगी 40 मीटर होगी, कितनी होगी 40 मीटर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आगे दिखाया भी गया कुछ इस तरह से, आप देख लीजिए यहाँ पर ही सारी चीज़ बताई गई इस तरह से, आप देख लीजिए आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मैंने बताया था 5,000 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, और एक भुजा गुणा दूसरी भुजा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर 5,000 दिया हुआ गुणा बराबर 125 गुणा एक्स, दूसरी भुजा आपको निकालना है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5,000 बटे 125 से आप काट पीट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 40 मीटर आपका आ जाएगा।
तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। इसके आगे की क्लासें भी आपको लगातार इसी तरह से मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।